अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने ईद के स्पेशल प्रोग्रामों में हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, दोस्त, अहबाब, देखने वाले, चाहने वाले सबको ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक हो। आप कहेंगे बड़ी धीमी आवाज़ में खुशियाँ कह रहा है। देखिए, अगर यहाँ खुशियाँ हैं तो गज़ा में करबला बरप रहा है और हमारे 56 मुल्कों के सरबराह कुछ नहीं कर रहे। मुस्लिम ममालिक सबसे ज़्यादा नज़रें तो पाकिस्तान की तरफ हैं। हमें कसूर यहाँ तो आपको पता है हम एहतजाज भी नहीं कर सकते। मुश्ताक गनी के साथ क्या हुआ, वो ईद आप अंदाज़ा लगाएं, वो जेल में गुजार रहे हैं। कुछ थोड़ी सी शर्म और हया होनी चाहिए। मौजूदा हुकूमत बेहिस्स हुकूमत है। और चलें, ईद की खुशियाँ में याद रखिएगा गज़ा के लोगों, हमारे भाइयों बहनों, बच्चों को, सबको याद रखिएगा। मेरे साथ मेरे पुराने दोस्त, मशहूर टीवी एंकर, तजिया नगार जनाब इकबाल शाह साहब तशरीफ़ रखते हैं। ये भी आज ईद के लिए आए हुए थे मिलने के लिए। ईद मिली तो हमने कहा ऐसे नहीं जाने देना आपको, और हमने कहा ईद का प्रोग्राम रिकॉर्ड होगा आपका साथ। यहाँ जो आज बातें हैं, कई दफ़ा तो टीम वगैरह पे या स्काइप पे बातें हुआ करती थी या जूम पे, लेकिन लाइव हमने कहा ज़्यादा मुनासिब रहेगा। बाकायदा एक पॉडकास्ट शुरू करने लगी हैं, एक सोशल प्रोग्राम, और उसमें आप सब दोस्त अहबाब जो हैं एक बैठक की तर्ज पे देखा करेंगे। आप इकबाल शाह साहब, क्या हाल है आपका जी? बहुत शुक्रिया। एक तो आपको ईद उल अज़हा मुबारक। बहुत शुक्रिया जी। बात आपकी दुरुस्त है कि जब भी ज़िक्र इस किस्म के साने का छिड़ जाए या याद आ जाए तो फिर ईद तो क्या ईद मनानी है। जिस तरह गज़ा में छोटे छोटे बच्चे, और फिर बाकायदा यानी कोई दिन खाली नहीं जाता जब भी ये नहीं आप खबर सुनते, और फिर उनके प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चे, तो फिर ईदें फिर वो आप कह सकते हैं वो उस तरह नहीं दिल करता। लेकिन फिर भी ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है। सबसे ज़्यादा तो अहम अज़हर सिद्दीक़ साहब ये होता है कि जो भी आप और मैं बैठे हुए हैं, तो हमारी जब माँ बाप, मेरे तो माँ बाप आप कह सकते हैं कि अब ईदों का जिक्र हो जाए तो वो ईद फिर ईद वो और ईद होती है। वो नहीं रहे तो ईद फिर भी हम मना तो रहे हैं ना, जिंदा तो हैं। आपकी वालदा नहीं, आपको याद होगा, जिक्र कर लें पहले आपकी जो वालदा मरहूम है, आप हर साल उनकी याद मनाते हैं, सारे दोस्तों को बुलाते हैं। तो दुख तो बड़ा है, लेकिन ईद तो मना रहे हैं आप। ईद का दिन है तो आप लोगों को मिल भी रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात यहाँ बैठ के याद आ गई, आप कहीं देख रहे थे, आप मादियत में खो गए हैं। हमें बचपन याद है, हमने झूले लेने, झूलों का इंतज़ाम होना, हमने ये ईदें इकट्ठी करनी, फिर हमने मनानी, फिर बकरा ईद का ख़ास तौर पर जानवर लेने खुद जाना, उसको मेहंदी लगानी, उस पर दुपट्टा डालना, यानी उसकी देखभाल इस तरह करनी कि जैसे कोई बहुत ही हमसे लाडला है। फिर हम जहाँ रहते थे वहाँ हम जाया करते थे, हज़रत मादुल आल हुसैन सलाम करने के लिए लेके जाना, फूल लगाने, और ये हमारी एक रूटीन थी। अब तो चलें एज के साथ बड़े हो गए। मैं जितने मैंने भी प्रोग्राम किए हैं ईद के ऊपर, तो मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि यार हम पुरानी बातें लेके बैठ जाते हैं, वो अब लिसनर कम होते जा रहे हैं। वो अकबर को बताते हैं तो ये लोग कहते हैं यार पुरानी ईदें आप याद करते हैं, वही आप बताते हैं हमें 6 आने 8 आने मिलते थे, उस तरह की बातें आप क्यों करते हैं, लेकिन हमें अच्छा लगता है। कुछ तो लोग हैं नहीं, वो वजह, वो देखिए इकबाल शाह साहब, वजह ये नहीं है, वो वजह थी वो पनाहियत की बातें थी। मादियत यानी यहाँ मैं अब जहाँ डिफेंस में रहता हूँ तो मेरे कोई हमसाई ईद नहीं मिलने नहीं आते, मैं कभी मिलने चला जाऊँ। लेकिन हमारे वो पुराने मोहल्लों के अंदर अगर आप देखें तो सर ये मैं तो, क्योंकि आप तो शहर में रहते थे, मैं दो बातें, क्योंकि ज़ाहिर प्रोग्राम में तो 1-2 बातें आप शेयर कर सकते हैं। ईद के 2 दिन पहले जब हमारे गाँव से दूर एक नहर थी ना, उसके ऊपर लकड़ का पुल था, तो जो भी किसी का मामा आ रहा होता था तो सारे पिंड को पता होता था। हाय वहाँ से हाजिरी हो रही है, वहाँ से रवानगी हो रही है। यानी वो 2 लोग आ रहे होते गाँव के, सब लोग भाई ये फलां घर में ईद आ रही है, छोटी या बड़ी, और ऊपर उसने कुछ ब्रीफ केस होते नहीं थे, पोटली बांधी हुई है, उसमें कुछ चावल है, गोड़ा कोई दुपट्टा है या इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। तो सारे गाँव को पता होता था कि ये राइयों के घर मामा आ रहा है या चौधरियों के घर आ रहा है, फलाने को पता लग जाता था। अच्छा, जैसे मैं यहाँ चूँकि हमने भी बातें और बहुत करनी है। अच्छा, और ईद चूँकि प्रोग्राम साथ साथ है, मैं एक बात बताऊँ, आप मुझे ये बताइएगा,
आपने सियासतदानों के साथ बड़ा वक्त ब्यूरोक्रेट के तौर पर, यानी ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा रहे आप किसी ना किसी तर्ज पे, और शरीफ ख़ानदान यहाँ से जहाँ तक पहुँचा बहुत राज दफन है आपके सीने के अंदर। जिस तरह से ये सिस्टम को लेकर चले, आज एहसास नहीं होता कि गलती की से आपने? हाँ, मैं कहता हूँ काश मैं यानी ये पॉलिटिकल लोगों के साथ अपनी नौकरी ना लेता और ना ज्वाइन करता। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बस ज़ाहिर जब मुझे या जिसका आप इशारत में जिक्र कर रहे हैं, सारा तकसीम करने में कसूर आपका है, वो मुझे को प्लाट ही दिया आपने, मुझे भी देने चाहिए थे। लेकिन ये है कि मैं आप देखें ना, मेरे तल्लुकात इस्लामाबाद में अगर इन इस फैमिलियों के साथ बने तो ज़ाहिर है मेरी को अच्छी पोस्टिंग ही होगी। पोस्टिंग अच्छी, तो मैं उस गलती को तस्लीम करता हूँ कि मैं इस्लामाबाद ही रह जाता तो मैं बहुत तरक्की करता। आप देखेंगे अमेरिका के सफ़ीर के साथ मैं रात को बैठता था, उस ज़माने के सफ़ीर के साथ। फिर थर्ड वर्ल्ड ब्रॉडकास्टिंग का चेयरमैन मुझे मिलने आता था। मतलब हाई प्रोफाइल लोग मेरे दोस्त थे, उनकी मेहरबानी थी। मैं हालांकि इतनी ज़्यादा उम्र का नहीं था, लेकिन जो आप कह सकते हैं कि जो सीनियर दोस्त, बुज़ुर्ग दोस्त, टॉप ब्रास ब्यूरोक्रेट, वो मेरे से कंफर्टेबल भी थे, बातें सुनते भी थे। हमारा एक बाकायदा तौर पर एक फोरम भी था। ये गलती थी मेरी कि मुझे पंजाब में नहीं आना चाहिए था। अब मैंने बड़ा सफ़र किया। कुछ लोग कहते हैं आपने नौकरी ले ली, मैं ना ही लेता तो अच्छा था, क्योंकि मैं उससे बेहतर वहाँ कुछ अचीवमेंट कर सकता था। अमेरिका के मेरे वीज़े वहाँ लगे। मुल्क के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ आप नवाज सियासतदान हैं, मैं अगर कहूँ आप कटहरे में खड़ा करूँ, आप सियासतदानों को नवाजते रहें। उसमें फिर मेरी बीवी ने फैसला किया और मैंने किया कि अब हमने आइंदा किसी सियासतदान के साथ काम नहीं करना। अब बात गोल कर गई है। अच्छा चले हम जोड़े। मैं कुछ बहुत जानता हूँ गवाल मंडी की सियासत बनाने में, LDA के प्लाटों की तकसीम में इकबाल शाह साहब की उंगलियों पे आए कि कहाँ कहाँ किसको क्या क्या फ़ायदा हुआ, कौन कौन लोग थे यहाँ पर। हमारे दोस्त हैं GM सिकंदर साहब, कभी उनसे मिलता हूँ तो वो भी तज़किरा कर, मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है कि उन दोनों क्या कुछ होता रहा है। ये वो दिन थे जब इस ख़ानदान को बना गए। अब चलें हम आगे चलते हैं। सियासत मौजूदा, अच्छा एक पहले बात जो गुफ्तगू में आजकल लाजमी ले रहा हूँ कि आप माजी की सियासत और मौजूदा सियासत में क्या फ़र्क देखते हैं? माजी की सियासत का एक वाक़या बयान करता हूँ कि राव अफजल मियाँ यासिन भट्टू साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा और हार गया। लेकिन ये है, 2-2 किलो वाले करने थे ना, 2-2 किलो वाले। लेकिन रवायती तौर पर वो लोग एक दूसरे को ऐसे मिलते थे। उनके बच्चों की नौकरियों में मियाँ यासिन भट्टू साहब का हाथ था। फिर जब मियाँ साहब लाहौर आए एयरपोर्ट पर, तो किसी मशावरती मसले में जब मियाँ मंजूर भट्टू को ज़िला काउंसिल का चेयरमैन बनाना था, तो राव अफजल साहब एयरपोर्ट पर खड़े थे। इन मतलब रवायतें बड़ी ज़िंदा थी, बड़ी शानदार रवायतें थीं, ज़ाती दुश्मनी नहीं थी। लोग खुशी गमी में जाते थे, उनके बच्चे एक दूसरे को चाचा कह के बुलाते थे। लाहौर में मैंने साहबजादी महमूदा बेगम का घर देखा है। मुखालफिन एक दूसरे सख्त पोलिटिकल पार्टी इकट्ठे बैठ के रात को वो डेरा था, और लोगों की रवायत अच्छी थी, इंतकामी नहीं थी। लोग कहते चलो सियासत है, ये होती रहती है। तो आप आज की सियासत पे क्या कहेंगे? आज का चोर साहब डर लगता है। सच्ची बात तो यह कि मैं ये कहता हूँ कि पहले वक्तों का इंसान में डरदा सी, हाथियां कोलों, घोड़ियां कोलों, अन्ने वाह बरोलियां कोलों। अजकल का इंसान में डरदा है इन्ने पक्के मकाना चों, इन्हां दे विच रहण वाले अपने जाए इंसान। क्या बात है, पंजाबी में आपने नरेट कर दिया। आप मैं माजी में जब सियासतदान मैं देखिए कुछ चंद सियासतदानों से मैं वाकई मैं बहुत पसंद, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में लोगों को बहुत इख्तलाफ रहेगा, लेकिन मैं उन्हें जमहूरी दौर की एक बेहतरीन लीडर समझता हूँ। ऐसा ही मोहम्मद खान जुनेजो, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई, नवाबज़ा नसरुल्लाह, मलक महराज खालिद, हज़रत मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब, अब्दुस्तार नियाज़ी साहब, क्या बात थी। कोई इस तरह का सियासतदान है इस वक्त? नहीं, इस वक्त तो कोई नहीं, क्योंकि उनकी स्पेस नहीं है। अब बाकायदा कारपोरेट आप कैसे कारोबारी सियासतदान, अब आप कह सकते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टियां नहीं है, कि ये है लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड फर्में, प्राइवेट कंपनियां, उनमें कंपनियां, उनमें MDs हैं, और उनमें वो उसी तरीके से उस नैरेटिव काम करने वाले आदमी ही सर्वाइव कर सकते हैं। और इस वक्त तो शिकंजा इतना सख्त है सर कि सियासतदान जो मेन पार्टियों के लोग ऊपर बैठे हुए हैं, उनको वही लोग सूट करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं के नैरेटिव और उनके माइंडसेट के तौर पर पूरा मुल्क
उनका जो फॉलो जो अरस्तू ने पुराना कहा था कि कारोबार और सियासत अलहदा रखना है, तो अब क्या हो गया? नहीं, अब तो ये अफसाना है कि हम सिंध गए थे, नवाब शाह खाना था बहुत बड़ा, तो बड़े बड़े ज़मींदार भी थे, मुनासिब ज़मींदार, पंजाब से बड़े ज़मींदार। तो मैंने जब बात शुरू की 2 साल पहले की बात है कि यहाँ असर अली जरदारी साहब का ये साथ ही तो है नवाब शाह, तो सारे खामोश हो गए, चुप कर गए। अच्छा, मैंने कहा बात तो करो। उसने कहा साईं हम बात नहीं कर सकते, अगर किसी ने बात की तो वो सुबह उठाया जाएगा, उसके ज़मीन पर कब्ज़ा हो जाएगा। अब आप देखिए किस उम्र में लोग पहुँच गए हैं, तरस आता है। वो जैसे भुट्टो साहब ने लिखा था एक फाइल पर, लेट हिम डाई ऑन द चेयर। ये बात सही। यानी आखिरी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, जो असल कहानी मैं सुनना चाहता हूँ। देखिए, मैंने पाकिस्तानी सियासत में इमरान खान से बड़ा लीडर, मैं हज़रत कायद आज़म से तो कंपैरिजन करना चाहता ही नहीं, ना मैं करूँगा, लेकिन इमरान खान से बड़ा लीडर मैंने नहीं देखा। ठीक है, सियासी जिस तरीके से मामलात को लेकर चलना है, जिस तरह से हालात को लेकर चलना है, उस तरह शायद नहीं ले पाए, लेकिन उनसे बड़ा लीडर मैंने नहीं देखा इमरान खान साहब से। और ये शायद इस सिस्टम में फिट भी नहीं है। बड़ा बातें होती रही, करप्शन की बड़े है। अब हमने तो करप्शन अपनी आंखों से देखी हुई है ना, कैसे खरीदा गया। इस पीर पर इमरान खान को ज़ाती दुश्मनी की भेंट नहीं चढ़ाना चाहिए। देखो, जिस बंदे के भी कोई फॉलोअर, मेरा पुराना एक नज़रिया है, जिस आदमी के भी कोई फॉलोअर्स हैं 100-200 सही, इनके तो बहुत ज़्यादा हैं, 70-80% है, 85% है। इस ईद पर जंग के बाद ये बड़ा ही शानदार मौका था कि इसको समात पर मुकर्रर करते, और ज़मानत पर यास्मीन राशिद को भी, और चौधरी एजाज को भी, महमूद रशीद को भी, और इमरान खान को, या जो भी सियासी जंग कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। तो आप देखते कि पाकिस्तानी कौम जिस तरह जंग के दिनों में यकजा हुई है, और उसका बड़ा एक अच्छा असर पड़ता। लेकिन ताकत जो है, ताकत के असूल ज़ाब्ते अलग होते, ये मौका खो दिया गया। और बात बताऊँ, कल का दिन, या सिर्फ सुन लें, इस वक्त पाकिस्तान के असल हुक्मरान मुल्क से बाहर हैं। कल का दिन बड़ा अहम है, कल का दिन बड़ा अहम है। इंडिया के मतलब आज से 10 दिन पहले भी कोई ना कोई ख़बरें ऐसी गंदी आ रही हैं, बड़ी ख़तरनाक आ रही हैं। जितनी मर्जी तैयारी हो, वो भूला नहीं है जंग, अभी वो भूलेगा नहीं। मैं खुद इस बात का, यानी मैं देखें, मैं यूँ भी ग़ज़वा हिंद को जब सब देखता हूँ, जब मैं हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली 850 साल पर, ये हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली जो 850 पहले जो पेशन गोइयाँ कर गए कुरान मजीद सामने रखते हुए, यहाँ तो बहुत लड़ाई होनी है, हिंदुस्तान ने निस्तो नाबूद होना है, टुकड़े टुकड़े होना है। तो ये जो हम कोई भी इस खुशफहमी में है कि हिंदुस्तान ने अब कोई हरकत नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो हरकत करेगा, आगे आएगा, आगे बढ़ेगा और मुकाबला करने की कोशिश करेगा। ये हकीकत है, इसलिए पाकिस्तानी कौम खड़ा करें, इकट्ठा करें। अभी तक सफारती कामयाबी हम कह लें, लेकिन मुझे बताइए, जंग के बाद जो इंडस ट्रीटी का सस्पेंशन है, वो भी तो अभी सही नहीं हुई। तो चीफ क्या, हम शिमला धमकियाँ लगा रहे हैं, वो तो मैं समझता कौन है, तुम हो गया जी। नहीं, शिमला मुआहदे पर तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट को प्रोसीड करना चाहिए कि ऐसा बयान जो वज़ीर ख़ारजा को देना चाहिए, तो वज़ीर दफ़ा क्यों दे रहा है? ये चीज़ बड़ी सेंसिटिव है। इंडियन चैनल्स को उठा रहे हैं, बल्कि मैं तो पाकिस्तान के जो प्रो इस पर मुख्तलिफ हुकूमतों के प्रो चैनल है, मैंने परसों देखा, उन्होंने इस पर बड़ा कंडेम किया है कि एक ख्वाजा साहब के मकासद क्या हैं। वजह यह है कि शिमला मुआहदा तो आपने 90,000 कह दिया, आप क्या 9,000 किलोमीटर रकबा आपका वापस आया। उसमें जो चीज़ें थी वायलेशन हुई, लेकिन उसमें काफ़ी बेहतर की चीज़ें भी हैं, बेहतर किया जा सकता है। लाइन ऑफ कंट्रोल जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बहुत बड़ा क्रेडिट है, ये उसका बहुत बड़ा कारनामा है। एक शिकस्त खुर्दा कौम को उसने एक बड़े अच्छे मुआहदे में, आप कह सकते हैं कि इज़्ज़त अपनी बचाई हमने भी, और बावकार। अच्छा, आखिर में इमरान खान को कब बाहर आता देख रहे हैं? देखो, वजह यह है कि जो लोग मायूसी फैला रहे हैं, मैं तो उनको किसी वक्त भी, आप देखें को अभी आप सुन रहे हैं ना कि अमेरिका में क्या हो रहा है। एलन मस्क और वो आप बता सोच सकता था आपस में लड़ाई हो जाएगी, और इस लेवल की लड़ाई हो जाएगी। चलो, मैं इस पर कहते हैं पाकिस्तान आपको पता हैरत कदा है। मैंने इसको 5 हुकूमतें तो बदल दी, देखें घंटा पहले तो किसी को पता होता नहीं है। नंबर 1 जुनैद साहब, ज़ालक वज़ाते खुद, मियाँ साहब 2 दफ़ा, वो 2 दफ़ा बेनज़ीर, और लास्ट 99। यहाँ किसी वक्त भी कोई बेहतर हादसा नहीं हो सकती। इसका मतलब आप बहुत जल्द देख रहे हैं। लें जी, इजाज़त चाहते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।